केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के संध्या समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक हल्के फुल्के लेकिन राजनीतिक मायने रखने वाले वाकये में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया कि सरकार जिन करोड़ों घुसपैठियों की बात करती है, क्या अब तक एक भी घुसपैठिया मिला है। इस पर गडकरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कभी मिलवा देंगे, जिससे वहां मौजूद लोग हंस पड़े। हालांकि इस मजाकिया संवाद के पीछे विपक्ष का गंभीर आरोप भी सामने आया है। विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आम लोगों को जबरन घुसपैठिया करार दे रही है, जिससे समाज में डर और भ्रम का माहौल बन रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण को लागू कर दिया है, जिसके तहत राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि रोजमर्रा के आवागमन से होने वाला प्रदूषण कम हो सके और दफ्तरों में सिर्फ आधे स्टाफ को ही कार्यालय आने की अनुमति मिले। अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी। साथ ही निर्माण कार्यों पर लगी रोक के कारण अपना काम खोने वाले रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में 10,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। यह आदेश प्रदूषण के गंभीर स्तर और खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के बीच नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के रूप में लागू किया गया है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में VBG रामजी यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया। ये नया विधेयक देश की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा यानी MGNREGA को समाप्त कर उसकी जगह लेने के उद्देश्य से लाया गया है और इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक स्थिर और नियमित रोजगार मिले। सरकार का कहना है कि ये विधेयक ग्रामीण विकास को व्यापक रूप देगा और विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जबकि विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस, DMK और अन्य ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और वित्तीय ढांचे में बदलाव पर तीखी आलोचना की है और इसे किसानों तथा मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ बताया है। इसी सत्र में साथ ही परमाणु ऊर्जा संबंधी बिल पर भी विचार होने की चर्चा है, जिससे देश की ऊर्जा नीतियों को आगे बढ़ाया जाना है। फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी अपने भारत दौरे के अंतिम पड़ाव पर गुजरात के जामनगर स्थित अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ बचाव और संरक्षण केंद्र वंतारा का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक स्वागत और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मेसी के साथ उनके इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहे और उन्हें लोगों ने फूलों की वर्षा और लोक संगीत के साथ स्वागत किया। उन्होंने वंतारा के विभिन्न संरक्षण केंद्रों का भ्रमण किया, रेस्क्यूड शेर, बाघ, हाथी, हिरण और अन्य पशुओं को निकट से देखा तथा उनके इलाज और देखभाल के बारे में जाना। इस अवसर पर अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट ने शेर के एक शावक का नाम लियोनेल रखकर मेसी के सम्मान में एक विशेष इशारा किया, जिसे वहां की ओर से आशा और निरंतरता का प्रतीक बताया गया है। उनके दौरे की तस्वीरें और क्षण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें मेसी को पूजा करते, जानवरों के साथ बिताते और वन्यजीव संरक्षण के कार्य को सराहते हुए देखा गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ बड़ी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके आरोप लगाया कि वे लोकसभा के अंदर ई-सिगरेट यानी वेपिंग करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने पहले सदन में शिकायत करते हुए कहा था कि ई-सिगरेट भारत में प्रतिबंधित है और किसी सांसद द्वारा उसका उपयोग संसद परिसर के भीतर नियमों का उल्लंघन है, जबकि बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि ऐसे आचरण से नियम कानून का कोई महत्व नहीं लगता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने सांसद के व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस घटना पर संसदीय मर्यादा और सांसदों के आचरण को लेकर बहस तेज हो गई है, जिसमें बीजेपी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता बताया है और कार्रवाई की मांग की है, जबकि TMC की प्रतिक्रिया भी विवाद का हिस्सा बनी हुई है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुदुचेरी सहित कुल 5 राज्यों संघ शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 1.02 करोड़ नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 7.6% हिस्सा है।
इस संशोधन के दौरान सबसे ज्यादा नाम पश्चिम बंगाल में लगभग 57 लाख मतदाताओं के हटाए जाने दिख रहे हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट दर्ज वोटरों के नाम शामिल हैं। और अब संपादित ड्राफ्ट सूची में लगभग 7.08 करोड़ मतदाता दिखाई दे रहे हैं। अन्य राज्यों में भी हजारों लाखों नाम हटाए गए हैं ताकि मतदाता सूचियों को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके और प्रभावित मतदाताओं को 15 जनवरी 2026 तक अपने नाम की पुनः जांच या दावे आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। ये कदम आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ने अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में पति राजेश गुलाटी को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है, जिससे उसे किसी तरह की राहत नहीं मिली। राजेश ने वर्ष 2010 में अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या करने के बाद शव को 72 टुकड़ों में काटकर डीप फ्रीजर में छिपा दिया था और बाद में रोज रोज एक एक टुकड़ा बाहर निकालकर जंगल में फेंकता रहा था, जबकि अपने बच्चों को ये कहकर धोखा देता रहा था कि उनकी मां दिल्ली गई है। अदालत ने इस सुनियोजित और बेहद क्रूर कांड को रेयर ऑफ द रेयर यानी बहुत ही दुर्लभ और गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब उच्च न्यायालय ने भी उस सजा को पुख्ता करते हुए उसकी अपील खारिज कर दी है, जिससे आरोपी को किसी तरह की कैद में छूट नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया में अपने दौरे को पूरा करने के बाद अब ओमान के मस्कट पहुंच गए हैं, जहां वे सुल्तान हैतम बिन तारिक के आमंत्रण पर 2 दिन के द्विपक्षीय दौरे पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ओमान के सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूती देना है और दोनों देशों के बीच 70 साल से अधिक पुराने राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाना शामिल है। मोदी मस्कट में सुल्तान के साथ व्यापक द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है और यूरोपीय, अफ्रीकी और खाड़ी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में साझेदारी को नई दिशा देने के प्रयास होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओमान में रहने वाले भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, जहां उन्होंने कहा है कि प्रवासी भारतीयों का योगदान द्विपक्षीय संबंधों और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरे के दौरान भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर भी औपचारिक बातचीत और संभावित मोहर लग सकती है, जिससे व्यापार और निवेश के अवसर और बढ़ेंगे। फिल्मकार करण जौहर द्वारा समर्थित और नीरज घेवान निर्देशित हिंदी फिल्म होम बाउंड ने 98वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जब इसे विश्व भर की दर्जनों फिल्मों में से चुनकर टॉप 15 की शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे ये ऑस्कर रेस के अगले चरण तक पहुंचने में सफल रही है। इस सूची में कुल 15 फिल्मों को चुना गया है, जिनमें होम बाउंड जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फिल्में शामिल हैं और अब इनमें से अंतिम नामांकन के लिए वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसकी घोषणा जनवरी 2026 में की जाएगी। फिल्म में ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और इस उपलब्धि पर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और गर्व व्यक्त किया है। कहा है कि वे फिल्म की इस यात्रा पर अभिभूत और बेहद प्रसन्न हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा चौथा T20 मैच मौसम की वजह से देरी का सामना कर रहा है, क्योंकि भारी कोहरे की वजह से निर्धारित समय पर टॉस नहीं हो पाया और अब शर्तों का मुआयना शाम 7:30 बजे किया जाएगा ताकि आगे का कार्यक्रम तय किया जा सके। इस कोहरे की वजह से खेल से पहले की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं और मैच शुरू होने में विलंब हो रहा है। इसके अलावा टीम इंडिया को बड़ा झटका तब लगा जब शुभमन गिल को चोट के कारण इस मैच से खेलने से बाहर कर दिया गया, जिससे भारत की ओपनिंग बल्लेबाजी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है और उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जब उन्होंने ICC महिला T20 इंटरनेशनल गेंदबाज रैंकिंग में 818 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के सबसे अधिक रेटिंग वाले भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे भारतीय क्रिकेट को बड़ी ताकत मिली है, खासकर T20 क्रिकेट में, जहां चक्रवर्ती की सूझबूझ वाली स्पिन गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभा रही है। इसी रैंकिंग अपडेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 2 स्थान बरकरार रखा है, जिससे भारतीय बल्लेबाजी की निरंतर मजबूती भी दिखती है। IPL 2026 ऑक्शन में कई बड़े सरप्राइज देखने को मिले, खासकर अनकैप्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नहीं रखने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बोली ने सभी को चौंका दिया।
सबसे बड़ी बात ये रही कि चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को लगभग 14.20 करोड़ दोनों को खरीदा, जिससे वे अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए, जबकि दोनों का बेस प्राइस मात्र 30 लाख रुपए था, जो एक बड़ा आश्चर्य रहा। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज औकिब नबी को लगभग 8.40 करोड़ में खरीदा, जो अनकैप्ड खिलाड़ियों में भी भारी धनराशि है। वहीं रवि बिश्नोई को 7.20 करोड़ और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों को 7 करोड़ में खरीदा गया, जो पिछले कुछ सत्रों से अनसोल्ड रहे या अपेक्षित बोली से कम में बिके। ये भी इस ऑक्शन में बड़ी चौंकाने वाली बातों में शामिल है। किसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के संध्या समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।